वीडियो चला दिया जो बच्चों के देखने लायक नहीं था। शुरू में रिश्तेदारों और दोस्तों को लगा तुम मजाक कर रहे हो, पर गौर से देखने पर पता चला वीडियो में जो औरत है वो आज की दुल्हन लियू रुयान है और मर्द तुम नहीं हो। जैसे ही सब सदमे में थे तभी सबको एहसास हुआ दुल्हन लियू रुयान अभी तक आई ही नहीं है। सभी रिश्तेदारों की हैरान नज़रों के बीच तुमने एक हाथ में माइक पकड़ा और दूसरे हाथ से लियू रुयान को कॉल लगाया। पहली कॉल उसने नहीं उठाई। तुमने हार नहीं मानी, फिर से मिलाया। इस बार कुछ रिंग के बाद आखिरकार कॉल उठ गया। फोन के उस पार से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हॉल में बैठे मेहमान इंजन की गड़गड़ाहट तक साफ सुन पा रहे थे। सब आपस में फुसफुसाने लगे। लियू रुयान गाड़ी चलाकर कहाँ जा रही है? क्या लियू घर की बेटी शादी से भाग रही है? तुमने शांत होकर पूछा। तुम कहाँ हो? क्यों जा रही हो? लियू रुयान ने झुंझलाकर कहा, मुझे एक ज़रूरी काम है। सगाई की रस्म बाद में फिर से कर लेंगे। तुमने पूछा, कौन सा काम हमारी सगाई से भी ज़रूरी है? और लियू रुयान की गुस्से और झुंझलाहट भरी आवाज़ फ़ोन से आई, मैंने कहा ना बाद में कर लेंगे, मैं गाड़ी चला रही हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। तुम गुस्से से चिल्लाए, तुम कहो और बाद में हो जाए। तुमने पूरे हॉल को और दूर दूर से आए मेहमानों को क्या समझ रखा है और मेरे चेन घर को क्या समझा है? इस सगाई की तैयारी मैंने 6 महीने की। तुम एक बात में बाद में कहकर टाल दोगी। आखिर में तुमने तो अपनी इज्जत की परवाह किए बिना कह दिया। और किसके साथ करोगी? दूल्हा अब भी मैं हूं क्या? ये बात सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। लियू रुयान भी चौंक गई। मन में सोचा, क्या ये वही चेन मो है जो हमेशा चुप रहता था? चेन मो, तुम बकवास क्या कर रहे हो? क्या तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो? शायद रिश्ता तोड़ने वाला मैं नहीं हूं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया, मुझे अस्पताल जाना है, वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है, उसकी जान बचानी है। तुम हंसे, तुम डॉक्टर हो क्या? तुम्हारे जाने से जान बच जाएगी। तो बताओ अस्पताल में कौन पड़ा है? क्या वो अभी मरने वाला है? एक पल भी नहीं रुक सकता? तुम्हें रस्म छोड़कर जाना ही है। नीचे बैठे लोग, यहां तक कि लियू घर वाले भी हैरान थे। इतने अहम मौके पर किसमें इतनी ताकत है? कौन है वो जिसके लिए मशहूर घमंडी लियू घर की बेटी इस वक्त सब छोड़कर खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल भागी जा रही है? तभी लियू रुयान की ठंडी आवाज आई, मेरा असिस्टेंट ये फान। ये 2 शब्द सुनते ही पूरा हॉल उबल पड़ा। ये फान, क्या वो लियू बॉस का असिस्टेंट नहीं है? लियू रुयान ने ग्रेजुएशन के बाद खुद उसे हायर किया था। सुनते हैं, ये फान लियू घर की बेटी के बेहद करीब है। दोनों ऐसे हैं जैसे पक्की सहेलियां। पर किस अमीर घराने में लड़के सहेली होते हैं? चारों तरफ फुसफुसाहट तेज हो गई। तभी लियू घर की बुजुर्ग लियू हुईकिन से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत आदमी भेजे तुम्हारा फोन छीनने के लिए। पर अफसोस तुम पहले से तैयार थे। हुआशी गार्डन से तुमने 200 नौजवान बुला रखे थे जिन्होंने तुम्हें घेर रखा था। तुम फिर पूछते रहे, उसे हुआ क्या है? इस बार सर्दी बुखार है या साइकिल से टकरा गया? मुझे हमेशा शक रहा है। तुम दोनों का रिश्ता क्या है? आखिर लियू ग्रुप की सीईओ कौन है? अगर वो सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट है तो कैसे लियू घर की बेटी अपने मंगेतर को छोड़कर उसके आगे पीछे दुम हिलाती फिरती है? चेनमो, क्या तुम ताने मारना बंद करोगे? वो मेरा असिस्टेंट है और मेरा दोस्त भी है। उसका अपमान मेरा अपमान है। ये सुनकर तुम्हारे दिल में कुछ टूट सा गया। हाँ, तुम जानते हो ना उस असिस्टेंट का अपमान करने का अंजाम? घर बर्बाद, जान से हाथ धो बैठना, लाश का सड़क पर पड़े रहना। पिछले जन्म में तुम इसी ये फान की वजह से जवानी में ही मारे गए थे। अब दोबारा जन्म लेकर लौटे हो तो एक एक कदम तुम इन दोनों गद्दारों को दुनिया के सामने नंगा करोगे। उन्हें इतना बदनाम करोगे कि हजारों साल तक लोग थूकें। उन्हें सबके सामने लाओगे। ये है तुम्हारे प्लान का पहला कदम। कहानी यहाँ तक। इस पर तुमने आगे कहा, लगता है तुम्हारा ये दोस्त मुझ मंगेतर से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज चुन लो, मैं या ये फान। तुम किसे चुनोगी? लियू रुयान को उम्मीद नहीं थी कि तुम ये बात कह दोगे, उसे इस मोड़ पर ला खड़ा करोगे। उसके दिल में वो और ये फान भाई बहन जैसे पवित्र थे। तुम इतनी गंदी सोच से उनके रिश्ते पर शक कर रहे हो। जवाब दो, तुम किसे चुनती हो? इस वक्त तुम अब भी उसे घेर रहे थे, एक एक शब्द से। लियू रुयान मन ही मन तुलना करने लगी और पाया ये फान उसे ज़्यादा समझता है, हर बात में उसका मन रखता है। उसके मुंह से निकल गया ये फान। बोलते ही उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अस्पताल की तरफ तेजी से भागी। पर यह कहते ही उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। ऐसा लगा जैसे कोई बेहद कीमती इंसान उससे दूर जा रहा हो। और दूसरी तरफ हॉल में बैठे सारे रिश्तेदार, दोस्त उसकी पसंद सुन चुके थे। अब कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। बर्फ की देवी का नकाब
टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। लियू दादी को जिंदगी में पहली बार इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो लियू रुयान से नफरत कर रही थी कि वो इतनी नालायक निकली, और तुमसे और भी ज़्यादा कि तुमने जरा भी रहम नहीं दिखाया। इतने लोगों के सामने बात को इतना बड़ा बना दिया। तुरंत उसने पास खड़े नौकर को बुलाया, जाओ उस नालायक लड़की को घसीट कर लाओ, अभी इसी वक्त। और वो ये फान मर गया तो मर गया, अगर नहीं मरा तो सच में गाड़ी से कुचलवा दो उसे। उसी वक्त लियू रुयान अस्पताल पहुंच चुकी थी। वो बर्फ जैसी सफ़ेद वेडिंग ड्रेस पहने अस्पताल के गलियारे में भाग रही थी। किसी ने अस्पताल में दुल्हन के जोड़े में किसी को भागते नहीं देखा था। सब सोच में पड़ गए, आखिर माजरा क्या है। कुछ प्यार में पागल लड़कियों ने तो कल्पना कर ली, जरूर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। इस खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड शायद बहुत बीमार है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मरीज को लाइलाज बीमारी है, शायद आज रात भी ना निकाले। इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड शादी का जोड़ा पहनकर उसे आखिरी बार देखने आई है। ये सोचते ही कुछ लड़कियों ने फटाफट फ़ोन निकाले, फ़ोटो खींची और नेट पर डाल दी। पिछले जन्म में ठीक इसी वजह से नेट पर बवाल मचा था। जब लोगों को उनकी असली पहचान पता चली तो तुम जिंदगी भर धोखेबाज पति का ठप्पा लेकर जिए। पिछले जन्म में लियू रुयान के शादी से भागने के बाद भले ही लियू परिवार ने उसे सख्त सजा दी, लियू रुयान ने ये फान को सजा देने की बात पर मरने की धमकी देकर उसकी जान बचा ली। और तुम चेन मो ने आखिरकार माफ़ करना ही चुना। तुम्हारे प्यार को इंटरनेट के कीबोर्ड योद्धाओं ने एक जिद्दी अमीरजादे की कहानी बना दिया, जिसने तलवार के दम पर प्यार छीना। कहा गया तुमने परिवार की ताकत से लियू घर को दबाया, लियू रुयान को तुमसे शादी करने पर मजबूर किया। तुम ही थे जिसने लियू रुयान और ये फान को अलग किया। और ये फान किसी नॉवेल के हीरो की तरह हर मुश्किल में जिंदा रहा, भले ही मन में नफरत थी। फिर भी वो लियू रुयान से प्यार करता रहा, हमेशा उसके आसपास उसकी हिफाजत करता रहा। दुनिया की नज़र में तुम ही वो बुरे विलेन थे। ये सब लियू रुयान जानती थी, पर उसने कभी तुम्हारी तरफ से सफाई नहीं दी। उसने सिर्फ ये फान की इज्जत बचाई। उसकी आंखों में कभी तुम थे ही नहीं। इस वक्त शादी के मंडप में तुमने माइक पकड़ा और नीचे बैठे लोगों से भावुक होकर कहा, लियू घर की बेटी ने अपना फैसला ले लिया है तो मैं भी उसकी खुशी में ही खुश हूँ। मैं उसकी मोहब्बत को आशीर्वाद देता हूँ। लियू हुइकिन समझ नहीं पा रही थी तुम क्या कहने वाले हो, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो जान देकर भी तुम्हें आगे बोलने से रोकना चाहती थी। अपने बूढ़े शरीर को घसीटते हुए वो स्टेज के सामने आई और समझाने लगी, चेनमो, कोई भी बात हो हम घर के लोग दरवाज़ा बंद करके आराम से बात कर लेंगे। रुयान अभी बच्ची है, नासमझ है, उससे गलती हो गई, हम उसे समझा देंगे। तुम नीचे आ जाओ, चलो माइक मुझे दो। तुमने सामने खड़ी लियू हुइकिन को देखा, जिसे तुम सालों से दादी कहकर बुलाते आए थे। तुम्हारी आंखों में एक पल के लिए धुंध छा गई। चेन परिवार में हमेशा से लोग कम रहे। तुम्हारे जन्म से हिट ही दादा दादी दुनिया छोड़ चुके थे। हाई स्कूल में माँ बाप भी एक हादसे में चल बसे। इतने बड़े चेन घर में आखिर में सिर्फ तुम एक अकेला चिराग बचे थे सब संभालने के लिए। उस वक्त लियू परिवार ने ही तुम्हें सहारा दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया। पर लियू परिवार की ये मेहरबानी शुरू से ही एक चाल थी। उनके पीछे का मकसद चेन घर की सारी दौलत हड़पना था। एक जन्म जी चुके हो, इस बार तुम इतिहास को दोहराने नहीं दोगे। लियू दादी, आप लियू हैं, मैं चेन हूँ। हमारे बीच अपनों वाली कौन सी बात। जब से आपकी पोती ने अपना फैसला सुना दिया, आपका पोता दामाद मैं नहीं, ये फान है। और मैं अब चेन घर के मुखिया की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। लियू हुइकिन ने देखा भावनाओं का कार्ड अब नहीं चलेगा। वो मायूसी से स्टेज पर खड़े इंसान को देखती रह गई और तुम नीचे बैठे लोगों की तरफ मुड़े, चेहरे पर माफ़ी के भाव लिए बोले, माफ़ कीजिएगा आप सब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरी सगाई में आने के लिए, पर ये एक तमाशा बनकर रह गई। फिर वही बात, मैं उनकी मोहब्बत का सम्मान करता हूँ। जब लियू घर की बेटी का दिल किसी और के पास है तो मैं कैसे बीच में दीवार बन सकता हूँ। आज से मैं और लियू रुयान अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं। ये शब्द खत्म होते ही तुम्हारे होने वाले ससुर किन्हाई पता नहीं कहाँ से हिम्मत लेकर स्टेज पर दौड़ते हुए चढ़े और गुस्से से तुम्हें रोकने लगे। सगाई कैंसिल। मैं नहीं मानता, मैं सख्त मना करता हूँ। चेन मो, तुम्हें यह फैसला करने का कोई हक नहीं। किन साहब, आपके मना करने की वजह आपकी बेटी तो पहले ही फैसला ले चुकी है, अपने प्यार के पीछे भाग गई है। अब मैं क्या करूं? क्या आपके आदमी भेजकर आपकी बेटी को घसीट कर लाऊं और कैद कर लूं? नाजायज़ और गैरकानूनी काम हम चेन घर के लोग कभी नहीं करते। मेरे संस्कार मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। तुम्हारी ये बातें
सीधे लियू परिवार के मुंह पर तमाचा थी। साफ कह रहे थे लियू घर में संस्कार नहीं, जो बेटी पाली है वो बेशर्म है। किन हाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो फिर बोला, चेनमो रुयान को शायद इस फैसले का अंजाम नहीं पता। सगाई टूट रही है, अगर उसे पता होता तो वो जरूर लौट आती। तुम उसे एक मौका और दे दो प्लीज। किन हाई की मिन्नतों पर तुम हल्के से हंसे और धीरे से सिर हिला दिया। किन साहब, आपको कैसे पता? मैंने उसे मौका नहीं दिया। उसने खुद अपने सारे रास्ते बंद कर लिए। क्या आप भूल गए शादी शुरू होने से पहले वो वीडियो? साफ है आपकी बेटी और ये फान कब के एक दूसरे के हो चुके हैं। अब आपके मना करने से क्या फर्क पड़ेगा? आपका नया दामाद अभी भी अस्पताल में पड़ा है। मुझे लगता है बेहतर होगा आप जाकर उसका हाल पूछें। और हाँ लियू दादी, क्या आपकी तीसरी पीढ़ी को भी घर जमाई चाहिए? अगर हाँ तो पहले बता देती, मैं वक्त रहते हट जाता। कम से कम इतना बड़ा तमाशा तो ना होता। वहाँ बैठे मेहमान सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने शांत रहोगे। तुम्हारा अंदाज किसी बादशाह से कम नहीं था। किन हाई इतना काबिल दामाद कैसे जाने दे? वो फिर कोशिश करने लगा। तुम्हारे पास आकर धीमी आवाज में बोला, चेनमो, अमीर घरों की शादियाँ ऐसी ही होती हैं। तुम अपना खेलो, मैं अपना खेलूं। रुबियान इतने साल तुम्हारे साथ रही, अब खेलकर मुकर नहीं सकते। वो बस एक पल के लिए बहक गई। तुम उसे माफ कर दो। तुम उससे शादी कर लो तो आधी लियू इंडस्ट्री तुम्हारी हो जाएगी। पुराने रिश्ते की खातिर और इस दौलत की खातिर सगाई तोड़ने की बात भूल ही जाओ। तुम मन ही मन सोच रहे थे, इस होने वाले ससुर का दिमाग क्या कुत्ते खा गए। बात यहां तक पहुंच गई, फिर भी चाहता है कि तुम घिन खाकर बर्दाश्त करो। वैसे भी तुम और लियू रुयान आज तक पाक साफ रहे, गले लगने और किसके सिवा, और कुछ किया ही नहीं। ये धोखे का टप्पा मैंने एक बार झेला, दूसरी बार नहीं झेलूंगा। हम चेन घर के पास सब कुछ है, हमें तुम्हारे लियू घर की भीख नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरी बात का ऐलान करता हूँ। आज से चेन ग्रुप लियू ग्रुप का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहेगा। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके खत्म होते ही लियू घर के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये सुनते ही सिर्फ किन हाई नहीं, लियू हुई किन भी सन्न रह गई। डर के मारे खड़ी नहीं रह पाई। गुस्से और सदमे से लियू हुईकिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी दादी को अस्पताल ले चलो। लियू घर के लोग भागकर लियू हुईकिन को उठाकर वहां से ले गए। किन हाई ने भी गुस्से में सिर हिलाया और चुपचाप निकल गया। और तुम वहीं रुके रहे, मेहमानों को शांत कराते रहे। देर रात सबके जाने के बाद शोर थम गया। चेन हवेली में फिर से सन्नाटा, पर यह सन्नाटा अपने अंदर तूफान छुपाए बैठा था। तुम और शेन योचू ड्राइंग रूम में लौटे, दोनों चुपचाप नशा उतारने वाली चाय पी रहे थे। शेन योचू पतझड़ के गुलाब जैसी थी, दिखावा नहीं पर उसकी कशिश से बचना नामुमकिन। अगर लियू रुयान बर्फ के पहाड़ का कमल थी तो शेन योचू एक काला गुलाब। शेन योचू तुमसे 3-4 साल बड़ी थी। चेन परिवार ने उसे गोद लिया। उसके कुछ ही वक्त बाद माँ के पेट में तुम आ गए। हालांकि चेन घर में तुम्हारे आने के बाद भी चेन परिवार ने शेन योचू को नहीं छोड़ा। उस गोद ली बेटी को आज भी अपना खून मानते हैं, दुश्मन नहीं। आखिरकार शेन योचू ने ही ये खामोशी तोड़ी। चेनमो, क्या तुम सच में यही सब खत्म कर दोगे? लियू रुयान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो कैसे तुम्हारे सच्चे प्यार को यूं ठुकरा सकती है? शेन योचू बोलते बोलते रो पड़ी। तुम भी अब मजबूत बनने का दिखावा नहीं कर पाए। पूरा जिस्म जैसे टूट गया, कुर्सी पर ढेर हो गए, आंखें खाली। बेजान दर्द, मायूसी, लाचारी और यकीन ना कर पाने का सदमा। दोबारा जन्म लेने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि लियू रुयान तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। शादी से भागना, जो बेइज्जती मिली, वो तो सिर्फ बर्फ की चोटी थी। तुमने जो सहा है वो आज का ये सब नहीं है। 10 साल पहले की तुलना में लियू रुयान ने ये फान का बदला लेने के लिए तुम्हें सीधा मारकर कोमा में पहुंचा दिया था। तुमने उसे तसल्ली दी। ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। लियू रुयान तो बाद में, पहले मैं चाहता हूं लियू घर अपने फैसले की कीमत चुकाए। तुम्हें लगता है एक औरत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? शेन योचू कुछ बोलती उससे पहले तुमने कहा, मैंने आज लियू रुयान की बेवफाई की तस्वीरें सबके सामने रख दी। भले ही दुश्मन को 1000 का नुकसान, खुद को 800 का, पर लियू रुयान इस जन्म में किसी भी अमीर घराने के लड़के से शादी का सपना नहीं देख सकती। लियू घर कभी नहीं चाहेगा कि लियू रुयान और ये फान साथ रहें। हमें हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। लियू घर खुद उन दोनों को निपटा देगा और हमें सिर्फ लियू घर से निपटना है। मैं चाहता हूं लियू घर बर्बाद हो जाए, कभी ना उठ पाए। नफरत। तुमने चाय का कप भींच लिया, दांत पीसकर बोले, आंखों में खून, वहशत, कत्ल का इरादा। शेन योचू ने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा था। उसे लगा तुम बिल्कुल बदल गए हो, कोई और इंसान हो। ठीक है चेनमो,
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। चैन घर तुम्हारी ताकत है, हम साथ मिलकर उनसे 10 गुना वसूल करेंगे। शेन योचू तुम्हारे पास आई और हाथ बढ़ाकर तुम्हारा माथा सहलाया, बिल्कुल बचपन की तरह। और तुम इस चेहरे को देख रहे थे जिसे तुमने बेहद मिस किया था। पिछले जन्म में जब तुम कोमा में चले गए थे, शेन योचू हर दिन तुम्हारी देखभाल करने आती थी। करवट दिलाना, मालिश करना सब खुद करती, तुम्हारे कान में बाहर की दुनिया की बातें सुनाती और आखिर में हमेशा तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती। तुम खुद को रोक नहीं पाए, उठकर शेन योचू को गले लगा लिया। तुम नहीं जानते पिछले जन्म में लिऊ रुयान शेन योचू को कहाँ ले गई थी और उसका अंजाम क्या हुआ था। तुम आज तक पछता रहे हो कि क्यों लिऊ रुयान से प्यार किया और उसे अपने अपनों को चोट पहुंचाने दी। तुमने खुद से वादा किया, इस जन्म में अगर किसी को धोखा नहीं दोगे तो वो शेन योचू है। तुम उसके गले लग गए, उसकी गर्दन में मुंह छुपाए, जानी पहचानी खुशबू सूंघते हुए। खोकर वापस पाने का ये एहसास तुम्हें तोड़ गया। तुम फूट फूट कर रो पड़े। शेन योचू, तुम्हारे अचानक गले लगाने से एक पल को सन्न रह गई। सालों हो गए, बड़े होने के बाद दोनों कभी गले नहीं मिले थे। तुम्हें तो शेन योचू ने ही पाला था, बचपन से उसकी परछाई बनकर चलते थे। बड़े होने के बाद लिऊ रुयान से मिले और उसी की वजह से शेन योचू से दूर होते चले गए। शेन योचू ने तुम्हारा रोना सुना तो सोचा तुम अब भी लिऊ रुयान को नहीं भूल पाए। उसका दिल एक बार कांप गया। उसने तुम्हें बाहों में भर लिया और तुम्हारे सिर के पीछे हाथ फेरा। बिल्कुल बचपन की तरह अपने इस रोने वाले छोटे भाई को चुप कराने लगी। तुम जी भर के रोए, दिल का सारा गुबार निकाल दिया। पूरा इंसान हल्का महसूस करने लगा, चेहरे पर थोड़ी जान लौटी दी। आप आराम कर लो, कल हमें कंपनी में बहुत काम निपटाने हैं। ये कहकर तुम बाहर निकलने लगे। तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात हो गई, अभी भी बाहर जाना है? शेन योचू ने पूछा। मैं एक बार शादी वाले घर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे वापस लानी हैं। वो माँ बाप की निशानियां हैं, उन्हें लिऊ रुयान के पास नहीं छोड़ सकता। तुमने सफाई दी। शेन योचू को यकीन हो गया तुम पछताकर लिऊ रुयान के पास नहीं जा रहे। तो उसने और कुछ नहीं कहा। उसने ड्राइवर को बुलाया, तुम्हें चेन हवेली से रवाना कर दिया। तुम्हारे जैसे ही शेन योचू ने ठंडी सांस भरी। लिऊ घर, अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। शेन योचू कोई मामूली औरत नहीं थी। वो 22 साल की उम्र में अकेले चेन ग्रुप संभाल सकती थी। इस जन्म में अगर तुमने लाड़ प्यार में आकर शेन योचू से ताकत नहीं छीनी होती तो लिऊ घर चेन घर की दौलत पर कब्जा कैसे करता और शेन योचू को लिऊ रुयान कैसे उठा ले जाती। तियान हाइगे लिऊ घर का बनाया हुआ विला एरिया था और तुम और लिऊ रुयान का शादी वाला घर यहीं था। तुमने दरवाजा खोला, खामोशी से अंदर कदम रखा, विला को देखते हुए। ये जाना पहचाना फिर भी अजनबी सा कमरा तुम्हारे अंदर तूफान ले आया। दिल से एक टीस उठी। असल में तुम शादी के बाद सीधा चेन हवेली में रहना चाहते थे, पर लिऊ रुयान को मंजूर नहीं था। उसे पुरानी हवेली का डिज़ाइन पसंद नहीं था और तभी लिऊ घर का ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। लिऊ रुयान ने जिद की कि शादी का घर यहीं खरीदो। नंबर 1 विला तियानहाई गे का सबसे महंगा घर, कीमत 150 मिलियन। और तुम्हारी वजह से जो प्रोजेक्ट डूब रहा था वो रातों रात हिट हो गया। तुम्हारे अमीर दोस्त एक एक करके यहाँ घर खरीदने लगे। आखिर कौन नहीं चाहेगा चेन घर के पास रहना। बाद में तुमने इंटीरियर पर भी 50 मिलियन खर्च किए। पूरा डिजाइन लिऊ रुयान की पसंद से करवाया। 6 महीने तक तुम खुद हर चीज पर नजर रखते रहे। तुम सोचते थे आखिर ये वो जगह है जहां दोनों को जिंदगी भर रहना है, यहां एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आखिर में फायदा किसे हुआ? ये फान को तुम कोमा में लकवाग्रस्त हुए तो लिऊ रुयान ने तुम्हें चेन हवेली वापस भेज दिया और ये घर लिऊ रुयान ने ये फान को तोहफे में दे दिया। शायद लिऊ रुयान ये शादी वाला घर ये फान को देना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें मारकर रास्ते से हटा दिया। तुम नहीं जानते कोमा में जाने के बाद तुम्हारे एक एक ईंट से दिल से सजाए हुए इस शादी के घर में क्या लिऊ रुयान और ये फान के प्यार के तूफान उठे? क्या उन दोनों ने तुम्हारे ही शादी वाले बिस्तर पर गंदा खेला? यही वजह थी कि शेन योचू का सब्र टूट गया। वो आदमी लेकर यहाँ चढ़ाई और ये फान को मार मार कर पूरा लकवाग्रस्त कर दिया और इसी वजह से शेन योचू अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये सब सोचकर तुम्हारा दिल कट गया। एक मुंह खून उल्टी में निकल पड़ा। लाल लाल खून ड्राइंग रूम के सफ़ेद कालीन पर बेहद चुभ रहा था। तुम भी सदमे से वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े।